शल्य के घर का दरवाजा ठीक हो चुका था, इसलिए राज एक बार में ही ताला खोल पाया था। वापस आकर राज ने हर जगह देखा, लेकिन टफी और वसीम का कोई अता पता नहीं था। क्या टफी मस्ती के लिए सीनियर को ले गया है? राज ने कंफ्यूज होकर सोचा, लेकिन जब राज 5वीं मंजिल पर गया तो उसे टफी, वसीम और सलोनी तीनों मिल गए। थोड़ा ध्यान से देखने के बाद राज ने गौर किया कि शल्य की दवाई बनाने की भट्टी के 2 टुकड़े हो चुके थे। उसका ऊपर का हिस्सा एक तरफ पड़ा था, जबकि दूसरे हिस्से पर कढ़ाई चढ़ी थी। सलोनी एप्रन पहनकर कुछ बना रही थी। बाजू में एक लंबी टेबल रखी थी जिस पर काफी चीजें रखी हुई थी। इन्हें देखकर किसी के मुंह में भी पानी आ सकता था। आखिर चल क्या रहा है? राज ने फिर से कंफ्यूज होकर कहा। ये सब मेरी बदौलत है। मेरा मतलब है, मैंने जो सलोनी पर नजर रखी उसकी बदौलत है। उसने मुझे सब कुछ बताया कि कब उसने जादूगरी शुरू की और वो किस चीज में माहिर है। उसने तो अपने हाल में हासिल खजाने के बारे में भी मुझे बताया। हालांकि उसे असीम शैतानी कबीले के चेतन के बारे में कुछ नहीं पता है। हमारी बातचीत के दौरान उसने मुझे बताया कि वो बहुत अच्छा खाना बनाना जानती है, तो मैंने और सीनियर वसीम ने सोचा कि उसे हुनर दिखाने का मौका दिया जाए। टफी ने खाना खाते हुए कहा, खाना वाकई कमाल का बना है। वसीम ने सिर हिलाकर कहा, आखिर ऐसी कैसी बातचीत हुई जिससे ये बेचारी खाना बनाने पर मजबूर हो गई? लगता है इसने टफी को कुछ ज्यादा ही बता दिया है। राज ने सलोनी की तरफ देखकर सोचा। सलोनी ने भी राज की आंखों में देखा और हंसने लगी। कहीं ये पागल तो नहीं हो गई? राज अपनी जगह पर एकदम जम सा गया। राज, इस बांस की जड़ी बूटी को सलोनी ने अच्छे से पका दिया है। इसे खाकर तुम्हें नाक की इंद्री में मदद मिलेगी। इसे बर्बाद मत करना। तभी वसीम ने बांस की जड़ी बूटी की तरफ इशारा करके कहा, तो मैं इसे बिना दवाई बनाए ही खा सकता हूँ। राज ने टेबल के सामने बैठकर कहा, दवाई बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम इसे दवाई में बदलते हो तो इसका असर बेहतर हो जाएगा, लेकिन ज्यादा दवाइयां खाने से उसका असर होना कम होने लगता है। इसलिए बांस की जड़ी बूटी जैसे प्राकृतिक खजाने को सीधे खाना ही बेहतर है। वसीम ने मुस्कुराकर कहा। इसके बाद राज ने बांस की जड़ी बूटी खाई। उसका स्वाद ज्यादा खराब नहीं था। फिर राज सलोनी की तरफ देखने लगा। सलोनी वाकई खाना बनाने में अच्छी है। कल को अगर ये पॉकेट मार कबीले को छोड़ देती है और शादी कर लेती है तो इसके पति को रोज अच्छी अच्छी चीजें खाने मिलेंगी। राज ने मनी मन सोचा। राज को इस तरह से घूरता देखकर सलोनी हंसने लगी। शाम को अपनी प्रैक्टिस करने के बाद राज ने सीधा सोने का मन बनाया। कल उसकी परीक्षा थी, इसलिए उसे पूरा आराम करने की जरूरत थी। बांस की जड़ी बूटी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। राज को खाने के बाद से ही सांस लेना अच्छा लग रहा था। उसकी नाक एकदम खुल गई थी, लेकिन इस सूंघने की शक्ति के बढ़ने के कुछ नुकसान भी थे। अगर ऐसे में राज खुद बदबू फैलाता है तो अब वो बदबू राज के लिए 6-7 गुना ज्यादा होगी। अच्छे से नहाने के बाद राज सोने चला गया। जैसे ही राज सो गया तो वसीम चुपके से उसके कमरे में आया और उसके बगल में खड़ा हो गया और अचानक ही वो वहां से गायब हो गया। थोड़ी ही देर बाद राज के शरीर के पास एक तिकोन सील दिखाई देने लगी और उसके अंदर एक गंदा चेहरा दिखने लगा। मुझे यही उम्मीद थी, यह जिंदगी का शाप है। वसीम ने मुस्कुराकर सोचा और अपनी कुछ आत्मी कुंडलिनी शाप के अंदर डाल दी। तुरंत ही एक छोटा सा काला गोला राज के बगल में दिखने लगा। नफरत, नफरत और सिर्फ नफरत। भले ही मेरा पुनर्जन्म ना हो पाए और मैं हमेशा के लिए भूत ही बनकर रह जाऊं, लेकिन मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। उस गोले में से गुस्से भरी आवाज आई। इसके बाद वो गोला एक बड़ी सी गेंद में बदल गया जिसमें कलंदर की छवि साफ देखी जा सकती थी, लेकिन पिछली बार के मुकाबले अब सिर्फ 40% ही कलंदर की छवि बची थी। ये बाहर आ ही गया। अगर राज के अंदर का भूत इसे खा लेगा तो इसकी रैंक वापस हासिल हो सकती है, वसीम ने कहा। इतने में ही राज के मन की इंद्री से भूत निकला और उसने उस काली गेंद को निगल लिया। ऐसा करने के बाद उसका शरीर बढ़ने लगा और वो नए लेवल की तरफ जाने लगा। करीब 5-6 मिनट के बाद राज के भूत ने जोर से दहाड़ा और उसके शरीर के चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी बन गई। एक आवाज के बाद भूत का सुनहरा कवच फिर से बन गया, लेकिन इस बार कवच के साथ साथ तलवार भी थी। लंबी कमजोरी के बाद भूत को उसकी रैंक हासिल हो ही गई थी। अपनी पहली जैसी रैंक हासिल करने के बाद भूत ने वसीम को झुककर शुक्रिया कहा और वापस राज के मन की इंद्री में चला गया। बेचारा,
जिसने भी राज को जिंदगी का शाप दिया वो कितना कमजोर था। इसका भूत अब ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 बार और निकलेगा और फिर गायब हो जाएगा। अगर वो कमजोर नहीं होता तो ये राज का भूत एक बार में ही ताकतवर हो जाता, वसीम ने हंसकर कहा। इसके बाद किसी हवा के झोंके की तरह वसीम गायब हो गया। वो यहाँ राज की मदद करने आया था क्योंकि उसने इतनी चीजें खोलकर खराब कर दी थी कि उसे अफसोस होने लगा था। इसके अलावा राज को इस बात का पता चलने के बाद भी उसने कुछ भी नहीं कहा था। इस कारण वसीम को और भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। हालांकि वसीम अभी भी खुद को चीजें खोलने से रोक नहीं पा रहा था, इसलिए थोड़ी देर सोचने के बाद उसने राज का हर्जाना इस तरह से चुकाना बेहतर समझा था। कल मैं राज की जादूगरी में भी मदद करूंगा। मैंने पिछले कुछ दिनों में उसे काफी परेशान किया है। जाने के पहले वसीम के दिमाग में बस यही ख्याल चल रहा था। शल्य को जब इस बारे में पता चलेगा उसे सिर्फ रोना ही आएगा, क्योंकि असल में उसी के घर में तोड़फोड़ हो रही थी, न कि राज के घर में। उस रात राज को बहुत ही अजीब सपना आया। ये सपना हरा चोगा पहने जादूगर का था। लोकेश का सपना अभी भी जारी था। शायद लोकेश ने कुछ ज्यादा लंबी जिंदगी जी ली थी, इसलिए मुझे उसी के सपने आ रहे हैं, राज ने मजाकिया ढंग से सोचा। सपने में अपनी जादूगरी की प्रैक्टिस करने के बाद लोकेश ने अपना हरा चोगा पहना और पहाड़ से नीचे उतर आया। उसके जीवन में ज्यादा कठिनाइयां नहीं थी। बाकी जादूगरों की तरह ही वो भी गुफा में जादू करता था, जादुई खजाना ढूंढता था, पुरानी जगहों पर कीमती चीजें देखता था। वो हर ऐसी चीज करता था जिससे उसे फायदा हो पाए। ऐसी सभी यादें छोटे छोटे हिस्सों में राज को दिखाई दी। मुझे अभी तक इसकी जिंदगी की ज्यादातर चीजें पता चल चुकी हैं। इस हिसाब से इसकी जिंदगी काफी मजे में कटी है। इसकी कीमत भी बुरी नहीं थी। 5वीं रैंक पर पहुंचकर सिद्ध चक्र हासिल करने के बाद इसने काफी पैसा भी हासिल किया, लेकिन इस सब के बावजूद भी इसकी ऐसी दुर्गति क्यों हो गई? उसके पास उस तलवार और अंगूठी के अलावा कुछ भी नहीं निकला। राज ने कंफ्यूज होकर सोचा। अभी राज सोच में गुम ही था कि तभी लोकेश की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। उसे एक जादूगरनी मिली, उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और वो जादू जोड़ी बन गए। ये जादूगरनी अच्छे जादूगरों के कबीले से थी। हालांकि मूवी की तरह इन दोनों को अलग करने की कोशिश किसी ने नहीं की। शायद इसकी वजह यह होगी कि लोकेश 5वीं रैंक का सिद्ध चक्र हासिल जादूगर है। इसके अलावा इसके पास 7 सिद्ध पैटर्न भी है। भले ही ये एक आजाद जादूगर था, लेकिन इसकी काबिलियत तारीफ काबिल थी। अच्छे खासे बड़े कबीलों में भी उसे काफी अच्छी पोस्ट मिल सकती थी। इसकी ठीक ठाक कबीलों को लोकेश से क्या दिक्कत हो सकती थी? इसलिए जादूगरनी के कबीले वालों ने खुशी खुशी दोनों को अपना लिया। राज ने मन ही मन सोचा। कुछ समय के बाद उन दोनों की एक बेटी हुई, लेकिन 10 साल बाद लोकेश की पत्नी बुरे जादू के गलत असर के कारण राख हो गई, क्योंकि उसने 5वीं रैंक हासिल करने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया था। ये लोकेश के लिए बड़ा झटका था। 10 साल और गुजर गए और लोकेश की लड़की को भी अजीब सी बीमारी हो गई। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा था। अगर लोकेश ने उसका ख्याल न रखा होता तो उसका शरीर जम जाता और शायद एक दिन वो बर्फ की मूर्ति बन जाती। लोकेश के पास जादुई दवाइयों और अपनी कुंडलिनी को शक्तों के अलावा अपनी लड़की को गर्म रखने का कोई तरीका नहीं था। इसने अपनी बेटी को ठीक करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और तो और इस पर लोगों का उधार भी हो गया। राज ने अफसोस जताकर सोचा। कुछ समय के बाद उसकी बेटी की बीमारी बिगड़ गई। इस बार मामला बदतर था। ठंडक ने उसकी बेटी को ढक लिया। लोकेश के पास अपनी बेटी को गुफा में बंद करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। इसके बाद वो प्रतिबंधित जगह पर जाकर अपनी बेटी के इलाज की चीजें ढूंढने लगा। इसके बाद राज को कई किलोमीटर दूर शल्य के घर का सीन दिखाई दिया। अगली सुबह राज बहुत हैरान उठा। कल का सपना बहुत साफ था। वो खुद को ही लोकेश समझ पा रहा था। इस सब का आखिर क्या मतलब था? क्या मुझे लोकेश की नियति को भी मानना पड़ेगा? लोकेश जैसा अमीर और ताकतवर जादूगर अपनी बेटी के इलाज के लिए बर्बाद हो गया। बेटी के लिए लोकेश ने अपनी जान भी गंवा दी, जबकि मैं तो बस एक छोटा सा जादूगर हूं जिसकी बस 2 इंद्रियां खुली हैं। ऐसे में मेरा क्या होगा? क्या मुझे लोकेश की बेटी को ढूंढकर उसे अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए? थोड़ी देर तक राज चुपचाप बैठकर सोचता रहा। इसके बाद राज अपनी जगह पर उठा और मुंह धोने चला गया। शायद मुझे पहाड़ी महारथियों से इस बारे में बात करनी चाहिए।
शायद लोकेश की बेटी के पास खास ताकतें होंगी और कोई ना कोई सीनियर उसे अपनी शिष्य बना लेगा। ऐसा सोचते हुए राज ने पहाड़ी महारथी ग्रुप खोल लिया। सीनियर्स, मुझे एक अच्छी शिष्य मिली है। उसको ठंडक ने घेर लिया है। इसके बाद भी वो काफी ताकतवर है। अगर इस ठंडक का इलाज नहीं हुआ तो शायद ये उसे जकड़ लेगी और शायद वो बर्फ की मूर्ति बन जाएगी। मुझे लगता है कि उसमें कोई तो खास काबिलियत है। क्या कोई सीनियर उसे अपने शिष्य के तौर पर अपनाना चाहेगा? इतने में ही धामी नाम के एक जादूगर का मैसेज आया। राज, जैसा तुमने बताया है उस हिसाब से लड़की हुनरमंद नहीं बल्कि बीमार है और उसका इलाज होना चाहिए। धामी ने कहा, वाकई ये महामारी है। मुझे लगता है कि ये बीमारी उसे अपनी माँ के पेट से मिली है। जब वो 10 साल की होगी तभी से उसे इसका असर भी दिखने लगा होगा और जैसा तुमने बताया उस हिसाब से अब काफी देर हो चुकी है। निशित ने कहा, क्या उसे वाकई नहीं बचाया जा सकता? राज ने लोकेश की जिंदगी पर तरस खाते हुए कहा, उसे किस्मत के चमक जाने की उम्मीद थी। क्या राज लोकेश की बेटी को बचा पाएगा? क्या हाईग्रीव का खतरा राज को मुश्किल में डाल देगा? अगर समय रहते उस लड़की को मेरे पास लाया गया होता तो शायद मैं कुछ कर भी सकता था, लेकिन अब तो मेरी ताकतें कितनी भी बढ़ा दी जाएं, फिर भी कुछ नहीं हो सकता, निशित ने कहा। निशित के अलावा बर्फ के मामले में किसी की महारत नहीं थी। पूरे पहाड़ी महारथियों में निशित ही बर्फीले टेक्निक की काबिलियत रखता था। ठंडक की बीमारी में दिक्कत क्या होती है? क्या शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर देता है? राज ने सवाल किया। राज के सामने एक ऐसी समस्या थी जिसे जादू ठीक नहीं कर पा रहा था। ऐसे में विज्ञान और जादू की मिलीजुली मदद ही राज के पास आखिरी उपचार था। राज, तुम कह रहे हो कि हमें खराब हो गए अंग को बदल देना चाहिए? इससे कुछ नहीं होगा। उस ठंडक ने सिर्फ उसके बदन को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को तक लपेटे में ले लिया होगा। अब ये मत सोचना कि तुम उसका शरीर और आत्मा दोनों बदल दोगे। निशित ने राज को सच्चाई दिखाते हुए कहा। अरे ये कहानी तो बहुत ही दुख भरी हो रही है। राज ने गहरी सांस लेकर कहा, सीनियर लोकेश, मुझ पर इल्जाम मत लगाना। ये मेरी सीमा के बाहर की चीज है। यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता। सीनियर लोकेश की आत्मा भूत बनकर मुझे मत ढूंढना। राज ने मन ही मन प्रार्थना की। एक अच्छे इंसान के तौर पर राज की इच्छा थी, लेकिन ताकत के नजरिए से वो कमजोर था। सुबह नाश्ते में पॉकेटमार कबीले की सलोनी ने काफी बारीकी से चीजें बनाई थी। वो हमेशा की तरह हंस रही थी, लेकिन कल के मुकाबले उसमें आज ज्यादा ऊर्जा दिख रही थी। अगर ये लड़की वाकई मंदबुद्धि है तो मुझे नहीं पता कि इससे कैसे निपटना है, लेकिन इस लड़की को ताउम्र के लिए सिर्फ घर संभालने का काम नहीं मिलना चाहिए। राज ने गहरी सांस लेकर सोचा। जाने के पहले राज वसीम और टफी के पास दौड़कर गया। मैं जा रहा हूँ टफी, कोई शरारत मत करना, राज ने हाथ हिलाते हुए कहा। सीनियर वसीम, राज असल में घुमाकर शिकायत कर रहा है। भले ही इसने मुझे कहा हो, लेकिन इशारा आपकी तरफ ही था, टफी ने वसीम की तरफ सिर घुमाकर कहा। यह सुनकर वसीम ने बेमन हंसी हंस दी। अबे टफी, तुम इतना कड़वा सच कैसे बोल सकते हो? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें दिल में दबा कर रखना ही बेहतर होता है। अब उन बातों को कहने से नतीजा अच्छा नहीं मिलता। राज जो हाथ हिला रहा था वो हवा में ही रुक गया और उसने सोचा। सेंट सेबेस्टियन में परीक्षा शुरू हो गई थी। यहाँ की मार्कशीट की अलग कीमत थी, इसलिए सभी जी जान लगाकर कोशिश करना चाहते थे। परीक्षा के पहले तो राज भी थोड़ा नर्वस था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अभी तक राज परीक्षा के पहले पूरी रात पढ़ाई करता था, लेकिन कल वो जल्दी सो गया था। अब चूंकि ये राज की हमेशा की आदत से हटकर था, इसलिए राज को अजीब लग रहा था। जैसे ही राज को पेपर मिला, उसने उसे उलट पलट कर देखा और लिखना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में राज ने पूरा पेपर खत्म कर दिया। मुझे ये काफी आसान क्यों लगा? राज ने मन ही मन सोचा। फिर उसने सिर उठाकर देखा तो उसके चारों तरफ लोग जवाब लिखने के लिए परेशान लग रहे थे। पूरे परीक्षा हॉल में सिर्फ कागज पर पेन घिसने की आवाजें आ रही थी। राज ने फिर सिर उठाकर घड़ी की तरफ देखा। अभी सिर्फ 3 मिनट ही गुजरे थे। आखिर मेरा हाथ इतना तेज कैसे चल रहा था कि मैंने पूरे सवालों के जवाब सिर्फ 3 मिनट में कर दिए? लेकिन अब मैं क्या करूं? आधे घंटे के पहले तो मैं पेपर जमा भी नहीं कर सकता, राज ने मन ही मन सोचा। थोड़ी देर बाद राज ने गहरी सांस ली। उसने अपना पेन उठाया और उसे नजदीक रखकर लिखने का नाटक करने लगा, जबकि असल में वो असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर की प्रैक्टिस कर रहा था।
राज को लगता था कि समय बर्बाद करना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। अगर सही मौके होने के बाद भी जादूगरी की प्रैक्टिस न की जाए तो सब बर्बाद ही है। असली सेल्फ मेडिटेशन की बात करें तो जब से राज ने मन और आंख की इंद्री खोली थी और भूत से संपर्क साधा था, तब से उसके अवचेतन मन में उसकी असली सच्चाई का चित्र बदलने लगा था। हालांकि वो बहुत रहस्यमय नहीं हुआ था, लेकिन अजीब ढंग से बढ़ गया था। राज अपने अवचेतन मन में जो अपनी असली सच्चाई देख रहा था, उसने ऊपर कोई कपड़े नहीं पहने थे। क्या इसके बाल भी पहले से छोटे हो गए हैं? ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे पढ़ना पसंद है, लेकिन मुझे वो जादूगर भी पसंद है जो उड़ती तलवार पर उड़ते हैं। लेकिन मेरी असली सच्चाई दिन ब दिन अजीब और अजीब होती जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आजकल कम पढ़ रहा हूँ तो ये हो रहा है। मैंने अब ठान लिया है कि परीक्षा के बाद मैं किताबों की दुकान जाकर किताबें पढ़ूंगा। वैसे भी वहां जाए काफी समय हो चुका है। राज ने मन ही मन सोचा। असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर के एक सेशन में करीब आधे घंटे का समय लगता था, जो कि राज के लिए काफी था। इसलिए राज उठा और वो अपना पेपर जमा करके परीक्षा हॉल से बाहर चला गया। राज को देखकर क्लास में मौजूद टीचर हैरान रह गईं। फिर उसने राज की कॉपी को देखा। वो जवाबों से भरी हुई थी। ये लड़का परीक्षा शुरू होने के साथ ही अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला और अपने काम में लगा रहा। लेकिन जब मैंने हॉल का एक चक्कर लगाया, उतने में ये सो चुका था। फिर उसने ये जवाब कब लिखे? टीचर ने मन ही मन सोचा। अगली परीक्षा के लिए तो राज पहले से ही तैयार था। उसने इस बार धीमे धीमे जवाब लिखे और आधा घंटा बिताया। इस बार टीचर का ध्यान उस पर नहीं गया। उसने दूसरी तरफ झांक कर देखा तो गणेश, यासीन और रोहन अपनी परीक्षा में उलझे हुए थे, जिसका साफ मतलब था कि वो हाल ही में बाहर नहीं आने वाले थे। खैर हटाओ, मैं किताबों की दुकान ही चला जाता हूँ, राज ने मन ही मन सोचा। राज हमेशा वाले रास्ते पर चलकर अपनी पसंदीदा दुकान पहुंच गया। मैं यहाँ बस 1 महीने से नहीं आया और ऐसा लगता है जैसे एक सदी बीत चुकी हो। कहीं ये इसलिए तो नहीं कि पिछले 1 महीने में मैंने कुछ ज्यादा ही दुनिया देख ली है? राज ने दुकान में घुसते ही सोचा। दुकान में घुसते ही राज मछली की तरह तड़प उठा और जल्दी ही उसने कुछ अच्छी किताबें ढूंढ ली जो हवाई जहाज के बारे में थीं। इसके बाद राज किनारे पर जाकर टिक गया और पढ़ने लगा। अब कुछ ही दिनों में मुझे सीनियर के साथ हवाई जहाज उड़ाना सीखना होगा। भले ही सीनियर के पास उड़ती तलवार है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पहले थोड़ा जान लिया जाए तो कुछ गलत नहीं है। दुकान के दरवाजे पर मालिक राज को देख रही थी। ये दुकान में पढ़ने वाला लड़का आखिर फिर वापस क्यों आ गया? अभी तो सेंट सेबेस्टियन में परीक्षाएं चल रही है ना, इसे अपने बुरे नतीजों की कोई फिक्र नहीं है, मालिक ने सोचा। वो जानती थी कि स्कूल 2 मौका और भी देती है, लेकिन 3 बार परीक्षा में फेल होने पर घर का टिकट भी दे देती है। शायद इसको पूरा भरोसा है कि ये पास हो जाएगा, लेकिन ये लड़का पहले से ज्यादा लंबा नहीं हो गया? इसका शरीर भी तगड़ा लग रहा है और ये सब सिर्फ 1 महीने में हो गया। ये तो किसी मॉडल की तरह लगने लगा है, मालिक ने सोचा और अपनी किताब पढ़ने लगी। समय गुजरते देर नहीं लगी और शाम हो गई। इतनी जल्दी? राज ने 2 किताबों को यूं ही उठा लिया और उन्हें काउंटर पर रखकर उन्हें किराए पर लेकर घर चला गया। शल्य के घर लौटते ही राज ने दरवाजा खोलने के लिए अपनी चाबी निकाली और दरवाजे को ऐसे ही छोड़ दिया। इसके बाद उसने यहाँ वहां देखा तो वो हैरान रह गया। आखिर यहाँ क्या हुआ? राज ने कहा। उसकी आंखों के सामने एक बड़ा सा रेगिस्तान था, जिसमें पेड़ पौधों का नामो निशान भी नहीं दिख रहा था और सिर्फ रेत ही रेत थी। क्या मेरी आंखें खराब हो गई हैं या ये कोई भ्रम है? राज ने जमीन पर बैठकर उसे छूते हुए सोचा। ये असली रेत ही थी। वो अपने हाथ से रेत को फिसलते हुए महसूस कर सकता था। ये कोई भ्रम नहीं था, ये असली रेगिस्तान था। क्या सीनियर ये कर रहे हैं? राज के दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया। सीनियर वसीम, टफी, क्या तुम लोग यही हो? राज ने चिल्ला कर कहा। हालांकि राज को अपनी ही आवाज वापस सुनाई दी। काफी देर बाद राज अपना माथा मलने लगा। क्या सीनियर और टफी मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं? आखिर मेरी आंखों के सामने क्या हो रहा है? क्या मैं टेलीपोर्ट होकर रेगिस्तान में आ गया हूँ या मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ? राज इतना हैरान हो चुका था कि वो किसी दूसरी दुनिया की कहानी में भरोसा करने भी तैयार था। अब राज की जिंदगी में असली जादूगर आ चुके थे, तो दूसरी दुनिया में जाना उसके लिए कोई हैरानी भरी बात नहीं होती।
लेकिन अभी तक मैंने मूवी में देखा है कि जब भी कोई हीरो ऐसी यात्रा करता है तो उसकी उम्मीद खो चुकी होती है। इसके बाद उस पर बिजली गिरती है या उल्का टकराती है और ऐसी यात्रा हो जाती है। राज ने मन में हिसाब लगाया, लेकिन राज के मामले में कहानी ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वो स्कूल का स्टूडेंट था जिसने हाल ही में जादू की दुनिया में कदम रखा था। ऐसे में उसका दूसरी दुनिया में आ जाना उसे हजम नहीं हो रहा था। इसके अलावा उसने तो सिर्फ शल्य के घर का दरवाजा ही खोला था, न कि वो किसी बिजली से टकराया था। दरवाजा खोलो और दूसरी दुनिया में जाओ, ये क्या मजाक चल रहा है? मुझे दूसरी दुनिया में नहीं जाना, मैं वापस जा रहा हूँ। राज ने पीछे मुड़कर सोचा। राज ने देखा कि वो जिस दरवाजे से आया था वो वहां नहीं था। शायद ये राज को मारने की कोई चाल हो सकती थी, लेकिन ऐसे में राज को अब क्या करना चाहिए? राज के दिल की धड़कन अभी भी सामान्य थी और वो बिल्कुल शांत था। सबसे पहले तो मुझे यह समझना होगा कि मैं किसी दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो गया हूँ या मैं किसी दूसरी दुनिया में ही आ गया हूँ। अगर मैं सिर्फ दूसरी जगह आया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं दूसरी दुनिया में हूँ तो बड़ी दिक्कत है। राज ने मनी मन सोचा। इसके बाद राज ने अपना फोन निकाला, क्योंकि अगर फोन में नेटवर्क थे तो इसका मतलब साफ था कि वो पृथ्वी पर ही था। राज ने जब फोन को देखा तो उसमें सिग्नल नहीं थे। घबराओ मत, शांत रहो, शायद ये रेगिस्तान है इसलिए नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। मैंने जितना पढ़ा है उस हिसाब से अगर मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ तो आसमान में 2-3 चंद्रमा होने चाहिए। आसमान में भी काफी रोशनी लग रही है, मुझे थोड़ा अंधेरा होने का इंतजार करना चाहिए। अरे लेकिन आसमान कहाँ है? राज ने सिर उठाकर देखा तो ऊपर कुछ नहीं था, न तो आसमान न बादल, सिर्फ एक काला छेद गोल घूम रहा था। क्या मैं वाकई दूसरी दुनिया में आ गया हूं जहां फिजिक्स के नियम लागू नहीं होते? अगर वाकई तो मुझे क्या करना चाहिए? राज ने अपने फोन को ध्यान से देखकर सोचा। अब उसे काफी पछतावा हो रहा था कि उसने अपने फोन से सारी वो किताबें हटा दी थी जिनमें हीरो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता था। अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो वो भी हीरो की तरह ही यहां से निकलने का कोई ना कोई तरीका देख सकता था। ठीक है, शांत रहो, घबराना नहीं है, यहां से निकलने का कोई तरीका सोचना होगा। राज ने मन ही मन सोचा, लेकिन अब उसका मन शांत नहीं था। उसे दूसरी दुनिया में फेंक दिया गया था जहां चारों ओर बस रेत ही रेत थी और किसी और का नामो निशान नहीं था। क्या राज इस मुसीबत से खुद को बचा पाएगा? आखिर ये रेतीली जगह कौन सी है?